फ़लस्तीनी चरमपंथियों और इस्राएली सेना के बीच संघर्ष एक सप्ताह बाद भी जारी है। सोमवार सुबह इस्राएली सेना ने गजा के कई इलाकों पर 80 हवाई हमले किए हैं। इससे थोड़ी देर पहले फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने दक्षिणी इसराइल में रॉकेट हमले किए। गजा स्थित फ़लस्तीनी अधिकारियों ने एक सप्ताह से जारी संघर्ष में रविवार को हुई हिंसा को सबसे खूनी दिन बताया है। उन्होंने कहा कि रविवार को इस्राएली हवाई हमले में 42 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। उधर इस्राएल के राष्ट्रपति बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में फ़लस्तीनी चरमपंथी गुट हमास के खिलाफ इस्राएली सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। नेतन्याहू ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, जब तक ज़रूरी होगा हम सैन्य कार्रवाई जारी रखेंगे। शांति कायम होने में अभी वक्त लगेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने चेतावनी दी है कि संघर्ष नहीं थमा तो ये पूरा क्षेत्र एक बेकाबू संकट में घिर जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने गजा में ईंधन की कमी होने की भी चेतावनी दी है और कहा है कि इससे अस्पतालों और अन्य ज़रूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इस्राएली सेना का कहना है कि फ़लस्तीनी चरमपंथियों ने पिछले एक सप्ताह में इस्राइल पर 3000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। उनका कहना है कि पिछले एक सप्ताह से जारी हमलों में इस्राइल में 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई है। इस्राइल और फ़लस्तीनियों के बीच संघर्ष में गजा में अब तक कुल 197 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 58 बच्चे और 34 महिलाएं शामिल हैं। हमले में कुल 1235 लोग घायल भी हुए हैं। ये जानकारी हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। इस्राइल का कहना है कि मरने वालों में हमास के कई चरमपंथी भी हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा में सीज फायर यानी युद्ध विराम लागू करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ एक बैठक की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस बैठक की शुरुआत में कहा, गजा में हो रही हिंसा बेहद भयानक है और ये संघर्ष तुरंत रुकना चाहिए। भारत ने भी यरूशलेम और गजा में जारी हिंसा को लेकर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद कहा, भारत हर तरह की हिंसा की निंदा करता है, तत्काल तनाव खत्म करने की अपील करता है। भारत फ़लस्तीनियों की जायज़ मांग का समर्थन करता है और 2 राष्ट्र की नीति के जरिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है। भारत गजा पट्टी से होने वाले रॉकेट हमलों की निंदा करता है। साथ ही इस्राएली बदले की कार्रवाई में भी बहुत बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, जो बहुत दुखद है। फ़लस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि हिंसा की शुरुआत से अब तक गजा के लिए रविवार सबसे भयानक रहा। रविवार को आधी रात के तुरंत बाद गजा की एक व्यस्त गली में इस्राएली हवाई हमला हुआ, जिसमें कम से कम 3 इमारतें नष्ट हो गईं और दर्जनों लोगों की जान गई। इधर हमास ने भी रविवार दोपहर और रात में दक्षिणी इसराइल की तरफ धड़ाधड़ रॉकेट दागे। इन हमलों के बाद चेतावनी वाले सायरन बजने लगे और लाखों इस्राएलियों ने सुरक्षित ठिकानों में शरण ली। हमलों के बाद फ़लस्तीनियों ने भी खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन घनी आबादी और कम संसाधनों वाले गजा में उनके लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढने का विकल्प ना के बराबर था। रियाद एशकुंताना ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि उन्होंने अपनी बेटियों को एक अलग कमरे में सुलाया था। इस धमाके में उनकी 4 बेटियों में से सिर्फ एक ही बच पाई। बाकी की 3 बेटियों और उनकी पत्नी की हमले में मौत हो गई। उन्होंने बताया, जैसे ही धमाका हुआ मैं दौड़कर अपनी बेटियों को देखने गया। मेरी पत्नी भी बेटियों को गले लगाकर कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी दूसरा हवाई हमला हुआ। तब तक हमारे कमरे की छत नष्ट हो चुकी थी और मैं मलबे में खड़ा था। बाद में इस्राएली सेना ने कहा कि उसने उस इलाके में एक चरमपंथी सुरंग पर हमला किया था। सेना ने कहा, हमले में सुरंग तो नष्ट हो गई, लेकिन इसके ऊपर बने घर भी नष्ट हो गए और इसकी वजह से नागरिकों की जान गई, जिन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। इस्राएली सेना का कहना है कि वो हमास के नेताओं और उन ठिकानों को निशाना बना रही है जो हमास से जुड़े हैं। सेना ने कहा कि उसने हमास नेता याहिया सिनवर और उनके भाई मुहम्मद सिनवर के घरों को भी नष्ट कर दिया है। सेना के मुताबिक ये दोनों भाई इस संघर्ष के लिए लॉजिस्टिक और लोगों के प्रबंध का जिम्मा संभाले हुए थे। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार हमले के वक्त दोनों भाई घर में रहे हों, इसकी संभावना ना के बराबर है। इधर गजा में बचाव दलों ने हमलों के बाद पूरा रविवार लोगों को मलबों से निकालते हुए और उनकी जान बचाते हुए बिताया।
फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में डॉक्टर अमन अबू अल औफ की भी मौत हो गई। वो शिफा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के प्रमुख और कोरोना वायरस टीम के सदस्य थे। हमास ने भी एश्कलोन, एशदाद और नेतिनवाद समेत मध्य और दक्षिणी इसराइल के अन्य हिस्सों पर रॉकेट बरसाए। इन हमलों में किसी मौत की खबर नहीं है। इस्राएली सेना का कहना है कि पिछले हफ्ते इन इलाकों में सबसे ज़्यादा रॉकेट बरसाए गए हैं। इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इनमें से कई रॉकेटों को नष्ट कर दिया, लेकिन कईयों ने कारों और इमारतों को नुकसान पहुंचाया। इन हमलों में एश्कलोन सिस्त याद माइकल सिनेगॉग को भी नुकसान पहुंचा है। इस्राएली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक सिनेगॉग पर हुए हमले में कोई घायल नहीं हुआ और स्थानीय लोगों ने जल्द ही हमले से हुए नुकसान को ठीक कर लिया। इसके अलावा रविवार शाम को पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा इलाके में एक कार ने लोगों को रौंदने की कोशिश की। इस्राएली पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस कार के ड्राइवर को गोली मार दी गई, लेकिन इस घटना में 4 इस्राएली अधिकारी घायल हो गए। संघर्ष का ये सिलसिला यरूशलेम में पिछले लगभग 1 महीने से जारी अशांति के बाद शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा इलाके से फ़लस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुई, जिन्हें यहूदी अपनी ज़मीन बताते हैं और वहां बसना चाहते हैं। इस वजह से वहां अरब आबादी वाले इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थीं। 7 मई को यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई। अल अक्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है, मगर 7 मई को हुई हिंसा पिछले कई सालों में सबसे गंभीर थी। इसके बाद तनाव बढ़ता गया और पिछले सोमवार से ही यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र माने जाने वाले यरूशलेम में भीषण हिंसा शुरू हो गई। हमास ने इस्राइल को यहां से हटने की चेतावनी देते हुए रॉकेट दागे और फिर इस्राइल ने भी जवाब में हवाई हमले किए। इससे पैदा हुई हिंसा 1 हफ्ते के बाद अब भी जारी है। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्राइल और फ़लस्तीनियों के बीच समझौते कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इस्राइल ने पूर्वी यरूशलेम को नियंत्रण में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता। फ़लस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से इलाके में तनाव बढ़ा है। आरोप है कि ज़मीन के इस हिस्से पर हक जताने वाले यहूदी फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर विवाद है। अक्टूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की एक सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने यह प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है, जबकि यहूदी उसे टेम्पल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है।